अरविंद जी, मैं आपको राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी से प्रत्याशी बनाए जाने के लिए शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। जी। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इसका बहुत बहुत धन्यवाद और हम उनका आभार प्रकट करते हैं। और हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय प्रवक्ता द्वारा जो मुझे ये सम्मान आपके द्वारा मिला, मैं उसके लिए वंदनीय प्रणाम करता हूँ। अब आप प्रत्याशी हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में, और चुनाव अब गिनती के दिन रह गए हैं सूचना जारी होने में। जी। तो ऐसे दौर में जब आप बिल्कुल एकदम, जहाँ तक मेरी जानकारी है, आप बिल्कुल नए नवेले प्रत्याशी हैं और आपने चुनाव किया है कन्नौज लोकसभा के अंतर्गत तिरवा विधानसभा है जी, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है जी, यद्यपि इस बार भारतीय जनता पार्टी वहाँ से मोदी मैजिक के चलते जीत गई है, लेकिन वो गढ़ समाजवादी पार्टी का रहा है। जी, इस इलाके से डॉक्टर लोहिया लोकसभा के चुनाव जीते थे 1963 में उपचुनाव। जी, जी। तो ऐसे समय में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ता में है, उसके बेहद मजबूत प्रत्याशियों के समक्ष आप कैसे चुनाव लड़ेंगे? बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपको। हम बताना चाहेंगे कि अखाड़े में दंगल, जब अखाड़ा होता है, दंगल जब लड़ा जाता है तो पहलवान बहुत होते हैं, लेकिन कुश्ती कोई एक जीतता है और खिलाड़ी बहुत होते हैं। हम आज अपने बारे में थोड़ा सा परिचय देना चाहते हैं कि मेरा नाम अरविंद सिंह यादव है। मैं इस चैनल नहीं, ये आपका परिचय मैं पूछूंगा तब आप बताइएगा। अभी आप कैसे चुनाव इनका सामना करेंगे? सामना करने के लिए अगर हम बात करें तो अगर पिछले हम 2.5 दशक से देखें, सत्ताधारी जितनी भी राजनीतिक दल रहे हैं, उत्तर प्रदेश की विकास की रूपरेखा को कहाँ पर ले गए वो, यह किसी से छुपा नहीं है। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता। उत्तर प्रदेश की आबादी आज अगर हम बात करें फॉरेन कंट्री अमेरिका की, तो अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो उतना हमारा उत्तर प्रदेश है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो विकास की गति को जिस तरीके से आगे जाना चाहिए, क्या उत्तर प्रदेश आगे जा रहा है? जितने भी राजनीतिक दल अभी तक सत्ता में आए, उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार, अपराध, अन्य ऐसी निम्न योजनाओं को भी दबाया है और भ्रष्टाचार को बढ़ाया है। अगर कहा जाए कि हमारा जो उद्देश्य है वो कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, परिवहन इत्यादि पर जो हमने निर्णय लिया कि हम हालांकि पत्रकार तो हैं ही कि क्यों ना हम चुनाव लड़ें और क्यों ना हम सेवा करें। अगर देखा जाए तो राजनीतिक हमारा कोई कैरियर तो नहीं है, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट है कि मैं लगातार सेवा कर रहा हूँ। इस चैनल संस्थान के माध्यम से जनता को रोजगार भी दे रहा हूँ। लेकिन आज जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के हालात हैं, उसको देखने के बाद जो महसूस हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। आप संतुष्ट नहीं हैं? मतलब उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, योगी जी, मोदी जी कह रहे हैं बहुत विकास किया। इसके पहले जो मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे, उन्होंने कहा कि हम विकास में 4 चांद पर पहुंच गए हैं। और जो है मायावती जी कहती हैं उनका मैंने बहुत विकास किया, और आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का विकास ही नहीं हुआ है। देखिए, ऐसा है, हमको दूरबीन और काठ के चश्मे की आवश्यकता नहीं है। हाँ। और शायद उत्तर प्रदेश की जनता खूब भली भांति परिचित है, खूब जानती है कि अगर भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता था, आज किसानों की स्थिति क्या है, बेरोजगारों की स्थिति क्या है, नौजवान कैसे टहल रहा है। जब चुनाव आ जाता है तो उस समय ये जो मोबाइल ये जो दिया जा रहा है, सरकारें क्या करती हैं, चाहे वो सत्ताधारी दल हो, जैसे इस टाइम अगर हम योगी मोदी सरकार की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो अब ये तो फोन दे रहे हैं। यही फोन अगर पहले दिए होते जब हमारी सरकार बनी थी, हम किसी सरकार का विरोध नहीं करते, लेकिन हम हाँ इतना विरोध तो करते हैं कि सरकारों ने अपनी आंखों में पट्टी बांधी, जनता को सिर्फ लूटा है और इस देश को आग के धुंध में झोंका है। आज आप इन राजनीतिक दलों से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं? बिल्कुल, मैं किसी भी राजनीतिक दल से संतुष्ट नहीं हूं, चाहे वो आप अभी कह रहे थे अखिलेश यादव को, बीजेपी सरकार को, कोई भी सरकारें आई हैं, ये सबसे पहले अपना गिरेबान झांकें कि आखिर उत्तर प्रदेश को, मैंने एक बात पहले भी अभी बोली आपसे कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, क्या विकास की गति को कहाँ तक पहुँचाया जा सकता था और किसने पहुँचाया है, अभी तक क्या किया है उत्तर प्रदेश के लिए? जनता तो वही है, बेरोजगार भी आप हैं। संतुष्ट नहीं है, चलिए मानते हैं आप संतुष्ट नहीं हैं,
तो आप बताइए, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल, तो इनके बीच में राष्ट्रवादी पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसे चुनाव लड़ पाएंगे इतनी मजबूत पार्टियों के सामने? क्यों? मैंने आपको पहले भी कहा कि अखाड़े में पहलवान बहुत होते हैं। हाँ, कमजोर हो या वो बलशाली हो, हाँ, लेकिन कुश्ती तो होती कोई है। पॉइंट बताइए ना कि वो कौन सा ऐसा रीजन है, जेन्युइन रीजन बताइए जी, इसके चलते आप इतने, आज इसमें कोई छुपाव नहीं है कि जो है भाजपा, सपा, कांग्रेस, बसपा, इनके जो कैंडिडेट हैं वो करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं चुनाव में। जी। जब एक तरफ इनका करोड़ों रुपया खर्च होगा, इनके साथ तमाम बंदूकधारी रहेंगे, इनका लंबा जनाधार रहा है, क्षेत्र में पकड़ रहा है, जी। तो ऐसे से मजबूत लोगों के सामने आप एक मामूली से पत्रकार हैं, साधारण पत्रकार हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि आपका कोई हैसियत नहीं है, लेकिन आप कैसे टिकोगे, कैसे टिकोगे, जरा बताइए, कोई रीजन बताइए कैसे आप टिकोगे? अगर हम बात कहें कि ना हमें बंदूक की ज़रूरत है और ना हमें तलवार की ज़रूरत है, हमें सिर्फ ज़रूरत है, हमें अपने देश और अपने प्रदेश की ज़रूरत है। अगर देखा जाए तो कोई भी दल रहा हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो, हालांकि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का वर्चस्व भी इस समय भी दिखाई दे रहा है कि जो दिख रहा है, लेकिन वो भी 50-50 हमें तो लग रहा है। लेकिन अगर फिर भी हम बात करें बीजेपी सरकार की, तो बीजेपी ने भी अभी तक आंख में क्या पट्टी बांधी थी, उसको नहीं दिखाई वो ठीक है, चलो मान लेते हैं कि आप ये सारी राजनीतिक दल, ये लोग भ्रष्टाचार को रोकने में विफल रहे हैं, विकास करवाने में असफल रहे हैं, सारी बातें आपकी सही हैं। इसके बावजूद जब इतना धन बल बाहुबल है, तो उसके सामने ये तो एक तूफान है, इस तूफान के सामने तो आप तिनके की तरह बिखर जाओगे। बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। हम एक उदाहरण देना चाहेंगे, हालांकि नाम तो नहीं बताएंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि बसपा से कभी कोई चुनाव लड़ा था, हाँ, जो पैदल ही चलता था। हाँ। और हमेशा 2 बार उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और दोनों बार दूसरे नंबर पर ही रहे। तो अब हेलीकॉप्टर और जीप की हमें आवश्यकता क्या है? हम तो पत्रकार ठहरे, 24 घंटे तो हम सेवा करते ही हैं। और अगर देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है पत्रकार को, तो एक तो सेवा मैं कर ही रहा हूं। उसी के साथ में मैं जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो मैंने खुद निर्णय लिया है कि मैं ऐसे दल के साथ लड़ना चाहता हूं, ऐसे दल से हम जुड़ना चाहते हैं। खैर, हमें सम्मान मिला राष्ट्रवादी पार्टी में, जो मुझे तिरवा विधानसभा से टिकट दिया। अगर मैंने पसंद किया कि हाँ, मैं इस दल से चुनाव लड़ूंगा। हाँ। और मेरे जो मुख्य उद्देश्य हैं, बस वो उद्देश्य मैंने पहले ही आपको बता दिए। आप हमको ये बताइए, आप कह रहे हो कि आप चुनाव लड़ोगे, चलो ठीक है, ये खराब हैं, आपने एक विकल्प दिया, हम आपकी सारी बातें मान रहे हैं। चलिए, आप पत्रकार हो, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ बता रहे हो और कह रहे हो कि हम उसके बलबूते चुनाव लड़ लेंगे। आपको लग रहा है कि एक जो है, जिसके पास पैसा ना हो, वो बहुत ज़्यादा बाहुबली न हो, उसे जनता समर्थन करेगी? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, हाँ, सबसे, हर दल की बात कर रहा हूँ, हाँ, जितने भी राजनीतिक दल हैं, इनमें सब में सबसे पहले चुनाव के समय क्या आता है? जब टिकट वितरित होती है तो भाई भतीजावाद, परिवारवाद और इत्यादि निम्न आरोप लगते हैं। मतलब इनके सामने कोई आरोप लगता हो तो डंके की चोट पर टिकट देते हैं। इसके बावजूद भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनके ऊपर जो है बलात्कार का आरोप है, उनके ऊपर डकैती का आरोप है, लेकिन वो समर्थ हैं। अगर आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर एक पार्टी से टिकट नहीं मिलेगा, 2-4 दिन का समय रह गया है, जिन पार्टियों का टिकट भारतीय जनता पार्टी से कटेगा, वो जाके उसमें से कुछ लोग बैठेंगे, कुछ लोग पार्टी के जो अनुशासित सिपाही हैं वो रहेंगे, लेकिन बाकी उसमें से तमाम लोग, अब ये मुश्किल से तो 1 हफ्ते का समय रह गया है, बाकी लोग तो जाएंगे जो है दूसरी पार्टी में और तुरंत तो फिर बैठते हैं। दुनिया जानती है पैसे का बड़े पैमाने पर लेन देन होता है, तो अपराधी होते हुए भी और तमाम तरह के आरोप, भ्रष्टाचार के आरोप झेलने वाले लोगों को डंके की चोट पर तमाम मुख्य धारा के राजनीतिक दल टिकट देते हैं। सवाल ये है कि आप इनके बीच में क्या आपको उम्मीद है कि जनता आपका समर्थन करेगी? हमारे प्रश्न पर गौर करिए। वैसे तो 80% जनता हमारे साथ है। नवयुवक जो है जी, जो हमारी एज का नवयुवक है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो हमारे साथ है। हमारी भावनाओं से वो खेल नहीं रहे। हाँ, और हमें भी बल मिला है क्षेत्र में जाने पर। क्षेत्र में तिरवा हमारा क्षेत्र है। हाँ,
और तिरवा से हमें बल मिला है, तिरवा से को मैंने चुना है, जबकि हालांकि अगर देखा जाए तो मेरी जो विधानसभा है वो सुरक्षित सीट है। मैंने तिरवा को क्यों चुना? बताइए। कानपुर रह रहा था, कानपुर से चुनाव लड़ लेता किसी विधानसभा से, आखिर तिरवा को क्यों चुना? क्योंकि तिरवा में हम देख रहे हैं, तिरवा में हमारे लोग हैं, जनता हमारी है, वहाँ के लोग हमारे हैं और वो लोग हमारे साथ खड़े हैं और हमने वहाँ से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। तिरवा से आपको लग रहा है जनता समर्थन करेगी? जी। एक और दिक्कत आती है, प्रशासन किसी दल का अधीन नहीं होता है, प्रशासन संविधान के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन पिछले कुछ एक वर्षों से देखा गया है कि ये जो हमारे एसपी और डीएम की कुर्सी पर, यही डीएम साहब की जो कुर्सी पर बैठा है वही व्यक्ति रिटर्निंग ऑफिसर हो जाता है। जी। और मेरा अपना निजी अनुभव है कि ये लोग बड़े राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के पक्षधर होते हैं। तो पुलिस प्रशासन और जो जिला प्रशासन है, यदि आपके साथ भेदभाव करता है, आपके साथ न्याय नहीं करता है, तब आप क्या करोगे? सवाल तो न्यायपालिका पर भी लगते हैं जी। प्रश्न तो वहाँ भी बनता। हाँ। जब किसी भी शिक्षक को 60 वर्षों में रिटायर कर दिया जाता है, ठीक, चाहे आप हमारी पैरामिलिट्री ले लीजिए, हाँ, या कुछ भी ले लीजिए, आप सीधे सवाल पर आइए कि जब हम उसी का प्रत्याशी होंगे, हम उसी का उत्तर दे रहे हैं। मान लिया सपोज हम उसी का उत्तर दे रहे हैं। नहीं, आप इधर उधर घुमाइए मत। आप हमको बताइए कि मान लीजिए आप प्रत्याशी हैं, सीधे में पॉइंट पर आइए। आप प्रत्याशी हैं और अचानक ये अखिलेश जी का क्षेत्र है, समाजवादी पार्टी का कर्मभूमि है और आप यादव जाति से हो, हमें नहीं लगता है कि उनको अच्छा लगेगा कि आप प्रत्याशी हो। क्यों अखिलेश जी हमको मना करेंगे क्या? नहीं, मना तो नहीं करेंगे सीधे जी, लेकिन ये अखिलेश जी का ही नहीं, ये कोई भी बड़ा राजनीतिक दल का जो दल का नेता होता है वो नहीं चाहता है, विशेषकर अपनी जात वालों को। ऐसा मेरे पास उदाहरण है कि उस जाति का व्यक्ति जो है वो अपने ज़िले में उनके अलावा कोई सक्षम हो पावे। चलो ठीक है, हम समाजवादी पार्टी को माइनस करते हैं, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है जी। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अगर आपके ऊपर हमले करवा देता है और उस समय आपके पास तो कोई हथियार नहीं है, कोई बाहुबली नहीं है, आप पैसा भी बहुत ज़्यादा नहीं है और प्रशासन भी आपकी बात ना सुने, तब आप क्या करिएगा? मैं बिल्कुल खाली हूँ, मेरे पास कोई संसाधन नहीं है, ठीक, पैदल मुझे वोट मांगने हैं, ठीक, और मुझे पैदल ही चुनाव लड़ना है। मैंने एक उदाहरण आपको पहले दिया। और कोई भी सरकार, जैसे आपने कहा कि अब वो कुछ भी करा सकते हैं, लेकिन हमें तो नहीं लगता कि सरकारें ऐसा भी करती। नहीं, बिल्कुल। आप देखिए, पहले के ज़माने की बात, आप 20 साल पहले की बात करोगे तो हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसे उदल कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक हुआ करते थे। हरदोई से माननीय, अब तो स्वर्गीय हो गए, रामाश्री वर्मा जी विधायक होते थे मल्लावा से। इन लोगों के पास कोई न बाहुबल था न कोई खास पैसा था, जनता के बीच में लोकप्रिय थे और लोकप्रियता के बलबूते वो चुनाव जीतते थे। लेकिन वो पिछले ज़माने की बात थी। इस ज़माने में तो कोई बड़ा मुख्यधारा का राजनीतिक दल किसी कमज़ोर प्रत्याशी को, जो कम भले कितना लोकतंत्र निष्ठ क्यों ना हो, कितना भी चरित्रवान क्यों ना हो, पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, सब सारे गुण उसके अंदर हो, बावजूद इसके आप लिस्ट उठा लीजिए जितने बड़े मुख्यधारा के 4-5 बड़े राजनीतिक दल हैं, वो किसी सामान्य परिवार के लड़कों को चुनाव नहीं मिले जाते हैं। तो उन परिस्थितियों में मेरा केवल इतना सवाल है कि कुल मिला के आप अगर के ऊपर हमले हो जाते हैं, हुए हैं हमले कमज़ोर प्रत्याशियों पर, तो उस स्थिति में आप बचाव कैसे करोगे? आप तो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हो, हम कहते हैं आप अपना जीवन कैसे बचाओगे? अगर हमारा नामांकन होता है, हम चुनाव लड़ रहे हैं, नामांकन करा रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट तो नौकरशाही, तो आप देख लीजिए पूरे पिछले 5 साल नौकरशाही जो है शासन में बैठे लोगों के तलवे चाटती रही है। तो ये जो जब चुनाव होगा तो क्या ये आपको लगता है कि ये तुरंत ही बहुत कर्तव्यनिष्ठ हो जाएंगे? कुल मिला के हमें तो बहुत फंसा हुआ मामला नजर आ रहा है। अब आपको लगता होगा कि नहीं, हमें पूरा लग रहा है कि देखिए, उस पीरियड जिस समय प्रत्याशी अगर मैदान में होता है तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो या वो विपक्ष। ये आपके पास अपनी निजी कोई तैयारी नहीं है, उधर से 4 बंदूक निकलता है तो आपके पास हमारे जो हिसाब से तो आपके पास यक्को नहीं है। नहीं, मैंने कहा ना, मेरे पास सिर्फ ये खाली हाथ हैं और हमारे साथ सिर्फ कुल मिला के आप अपनी शहादत के लिए, अगर आप चाहे जो कहिए, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आप अपना शहादत देने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं। मैं पूर्णतया चुनाव लड़ने की ताल ठोक चुका हूँ। हाँ, और मैं दंगल में हूँ, कुश्ती लड़ूंगा। मान लिया आपको 2-4-5 लाख रुपए की पेशकश होती है, तब पैसा अगर मुझे देखना होता तो मैं संस्थान चला रहा हूँ। पैसा अगर मुझे देखना होता तो मैं संस्थान चला रहा हूँ, मैं भी तलवे चाट रहा होता राज्य सरकारों के। धमकी याद दी जाती है परिवार को, मतलब कि नष्ट कर दिया जाएगा। मतलब मान लीजिए
और आप बैठ जाओ, नहीं तो फिर मरवा देंगे, इस टाइप की कोई धमकी आती है तो गोलियां तो आजकल जिले के डीएमएसपी चलवा देते हैं। चुनाव, पंचायत चुनाव हुए, आपने खुद देखे, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। आपने खुद देखे बिल्कुल कि पंचायत चुनाव कराने वाली सरकार तो थी नहीं। चलिए आप प्रत्याशी बनिए, मैं आपको बधाई देता हूँ, लेकिन अब आप हमको ये बताइए आपके प्रमुख चुनावी मुद्दे क्या हैं? प्रमुख मुद्दे जो हमारे सबसे मैंने एक मुद्दे अभी बताए थे कि मेरा सबसे बड़ा जो है गरीबी उन्मूलन की जो ग्रामीण स्तर पर मुझे सबसे ज़्यादा अगर फोकस करना है तो मेरा असली भारत की अगर पहचान होती है तो ग्रामीण से होती है, गांव से होती है। तो हमारा एक नारा है कि चलो गांव की ओर, और मैं तो बहुत दिन से लग रहा है जी, नहीं कब से लग रहा हो, लेकिन मेरा है। आप अगर ग्रामीण इलाकों में जाकर के देखिए तो किसानों का गेहूं या धान या कोई भी फसल या उनकी खाद या खाद्यान्न पदार्थ, कौन सी सुविधाएं हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य और इन सब नए मुद्दों को लेकर के भ्रष्टाचार की जड़ का मुझे खात्मा करना है, और भ्रष्टाचार से मुझे अपनी जनता को मुक्त कराना है। अब आगे जनता समझदार है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त रहना चाहती है या वो 800 ग्राम चना लेना चाहती है, 750 ग्राम सोयाबीन का तेल लेना चाहती है। जनता के पास तो जनता क्या भ्रष्टाचार करेगी? भ्रष्टाचार तो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग करते हैं। अब ये जनता की जिम्मेदारी, इनको बढ़ावा कौन देता है? इनको बढ़ावा कौन देता है? अगर आप एक रेपिस्ट को अगर आप टिकट दे दें, अगर आप किसी के ऊपर गाड़ी चढ़वा दें, इसके बाद उसको बराबर खड़ा कर लें, तो इससे क्या लगता है आपको? इससे क्या लगता है कि ऐसे लोगों की जरूरत है? और जनता तो उनको डंगे की चोट पर ज्यादा रहती है। तमाम माफिया हैं जिनके ऊपर देशद्रोह का तक का आरोप लगा है, लेकिन उनको जो जनता दी जाती है। नहीं तो ये अभी आपने एक बात और कही थी जी अरविंद जी कि लोकतंत्र के हम चौथे स्तंभ हैं। हमें तो लगता है कि योगी सरकार ने कि नौकरशाही ने, व्यक्तिगत तौर पर तो मुख्यमंत्री जी हमेशा भ्रष्टाचार और अपराध को कोई समझौता न करने का, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी की बात करते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल में देखो तो नौकरशाही और पुलिस ने तो लोकतंत्र को तिपहिया बना दिया है। लिखने पढ़ने का कोई अर्थ ही नहीं रह गया है। ऐसी स्थिति में आप जो है लोकतंत्र को तिपहिया बना दिया गया। अब तो अब लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, उनके ऊपर कोई असर ही नहीं होता है। तो आपका यह दावा कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में है, इसमें बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। कभी छायाकार और कलमकार होते थे, तो अगर कहीं कार्यालय में जाते थे तो उनका सम्मान होता था, लेकिन आज तो गले में पट्टा भी पहन लेते हैं लोग। ऐसे भी हैं लोग। ऐसे लोगों की वजह से मैंने कहा नहीं कि मैं अगर चाहता तो अपने संस्थान को भी इसी आंधी में झोंक सकता था, लेकिन हम तो नहीं झुके। हम तो बराबर सेवा कर रहे हैं। एक वो भी हैं जो गले में पट्टा पहन लेते हैं, लेकिन हमने तो नहीं पहना। हम तो लगातार वही दिखा रहे हैं। आज 10 वर्ष हो चुके मुझे इस क्षेत्र में। क्या पत्रकारों को नहीं समझ में आता कि पत्रकारों की कानून व्यवस्था की स्थिति पर आप क्या कहना है? कानून व्यवस्था शून्य है। उत्तर प्रदेश की अपराध की जो संख्या है वो किसी से परे नहीं है। सपोज दैट आप विधायक हो जाते हैं जी, आप अपनी विधानसभा में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए जी कैसे आप पुलिस को हैंडल करोगे? हाँ, अगर मान लेता हूं कि मैं विधायक, जनता ने मुझे बना दिया, तो सबसे पहले तो हमारे विधानसभा के अंतर्गत जो क्षेत्र होगा हमारी विधानसभा का, वहां पर मैं ऐसे व्यक्ति का बिल्कुल नष्टमूत कर दूंगा कि वो ऐसा छवि वाला व्यक्ति, चाहे वो कोई अधिकारी हो, मैं बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। और हमें सरकार से या हमें, जैसे कि अगर हम बात करें कि विधायक या सांसद कोई भी, जो भी राजनेता होते हैं, इनकी सैलरी होती है, सब कुछ होता है, भत्ते होते हैं, लेकिन हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए। हम तो सेवक हैं। हमारा राजनीति से कोई आराम नहीं। आप पुलिस को कैसे नियंत्रित करोगे? पुलिस तो यूपी की पुलिस तो अपराधीकरण के लिए कुख्यात है। आप पुलिस को अपनी विधानसभा में, आप छोड़िए उत्तर प्रदेश, भारत देश, अपनी विधानसभा में विधायक हो जाते हो। एक विधानसभा में 2-3 थाने का क्षेत्र आ जाता है लगभग, मोटा मोटी। विधायक है तो उसको पूरे जिले की राजनीति में हस्तक्षेप करने का एक संवैधानिक अधिकार जैसा मिल जाता है। कम से कम वो बात डीएमएसपी कर सकता है जो जनता नहीं कर सकती है। ऐसी स्थिति में तिरवा और कन्नौज की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए, जवाबदेह बनाने के लिए, पारदर्शी बनाने के लिए, रिश्वतखोरी पर प्रतिबंध लगाने के लिए, कानून का राज स्थापित करने के लिए आप क्या करोगे? देखिए, बहुत सारे अब इस आपके इतने बड़े प्रश्न का हम जवाब तो हमारा बार बार वही प्रश्न आता है कि अगर जनता मौका देती है तो हम वो डीएमएसपी नहीं चुनेंगे कि जो चुनाव लड़ा। डीएमएसपी तो मुख्यमंत्री भेजेगा, और हम वो अपने विधानसभा क्षेत्र में, जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट होगा, जो भी हमारी विधानसभा होगी, जहां से हम
चयनित हुए हैं या हमने जीत हासिल की है, हाँ। तो वहाँ का तो मेरा एक ही है कि गरीबी उन्मूलन, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बात है। कानून पुलिस का अपराधीकरण हो चुका है। पुलिस अपराधियों के, मेरा अपना निजी अनुभव, मेरे पास सैकड़ों उदाहरण हैं। पुलिस, हम ये नहीं कहते हैं कि 100 में 100% अपराध में पुलिस शामिल है, लेकिन हमारा अपना मानना है कि 3/4 अपराधों में स्थानीय पुलिस शामिल होती है। इस स्थिति में पुलिस को कैसे आप सही रास्ते पर लाओगे, बड़ा गंभीर सवाल है। बोलिए, पुलिस को कैसे सही रास्ते पर लाएंगे? हालांकि प्रश्न तो आपका बहुत बढ़िया है, लेकिन हम इस बारे में अब अभी कुछ कहना नहीं चाहते हैं। चलिए ठीक है, चुनाव का समय चल रहा है और आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ईश्वर आपकी हिम्मत बनाए रखें और आप तिरवा विधानसभा क्षेत्र कन्नौज से नामांकन करने में सफल हों, चुनाव लड़ने में सफल हों, और अपना जो है अपने जीवन को बचाने रखने में भी सफल हों। इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप चुनाव लड़िए और अच्छे से लड़िए। बाकी जीत हार का फैसला तो जनता करेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कन्नौज जिले की तिरवा विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी से घोषित उम्मीदवार अरविंद सिंह यादव। वो प्रत्याशी हैं और वह चुनाव में जाने के लिए कमर कस चुके हैं। आगे ईश्वर जाने। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।